हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार पे। भारतीय संविधान जो है आप लोग को बताएं, इसमें फंडामेंटल राइट्स का हमने पढ़ाया हुआ था और उस पर क्विज भी चला है। क्विज का कल लास्ट डेट था, आज 1 जून रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। कौन फर्स्ट आया है वो भी बताया गया है। तो हम बात करेंगे ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार होता क्या है? जैसे हमारा जो संविधान बना है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं एक दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया, एक दिन की सोच तो है नहीं। ये लंबे समय से चलती आ रही प्रक्रिया है, लंबे समय से चलते आ रहा है। जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से एक संगठित मतलब एक सही जगह व्यवस्थित किया गया, संकलित किया गया है। जो किताब है, जो कानूनी किताब इसको कह सकते हैं कि संविधान को एक कानूनी किताब है। जो भी जितने कानून नियम कानून थे उसको सब एक जगह व्यवस्थित किया गया और उसको संजोजा गया। वो जो किताब है उसको हम बोलते हैं संविधान। तो हम बात करेंगे ऐतिहासिक आधार के बारे में। इसका क्या इतिहास रहा है, संविधान बनने में क्या इतिहास रहा है, कैसे हमारा संविधान बना है, कैसे इसमें क्या क्या कड़ियाँ जुड़ती आई हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक आधार में। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है भारत में, और क्या करने आती है, वो व्यापार करने आती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ये बोलकर आती है, भारत में प्रवेश करती है कि हमको बस व्यापार करने का मौका दीजिए। वो यहाँ व्यापार करने आती है 1600 ईस्वी में। व्यापार करने के साथ साथ वो क्या करती है, फिर धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाने लगती है। धीरे धीरे वो अपने आप को मजबूत करने लगती है। जैसे वो मजबूत होती है वो युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं इसमें प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे तैसे जीत जाती है। उसमें बंगाल का जो नवाब रहता है उसके विरुद्ध में ये लड़ाई होती है, इसकी जीत हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद लड़ाई होती है 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध जब होता है इसमें तो ये बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से जीतती है। इसमें अच्छा इसका वो रहता है 1764 जब ये लड़ाई होता है बक्सर का युद्ध, इसमें भी ये जीत अपना हासिल कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर इसको ज़रूरत पड़ती है कुछ पैसे की, तो ये ब्रिटिश के यहाँ अपना एक लेटर लिखती है और लोन पास करने के लिए वहाँ बोलती है। तो ब्रिटिश को जब ये पता चलता है कि नहीं ये तो अपना वर्चस्व जमा रहे हैं भारत में जाकर के, उस समय ये रहता है ना कि जो भारत पे कब्जा कर लेगा, जो भारत पे अधिकार कर लेगा, वो समग्र विश्व की अगर बात कर लें सब जगह, भारत उस समय का सबसे समृद्ध देश होता था। सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत को। और ख़ास तौर से जो बंगाल का क्षेत्र था वो सबसे डेवलप था। तो इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो बंगाल को सबसे पहले टारगेट किया था। बंगाल के नवाब की युद्ध, बंगाल का जो नवाब था उसके विरुद्ध युद्ध घोषणा की, युद्ध भी किया और जीत भी हासिल की। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करती है कि जो अपने कर जो होते हैं, कर अपने मनमाने तरीके से लगाती है भारतीय लोगों पे। और वो ब्रिटिश की जो महारानी होती है, बात करते हैं ब्रिटिश की महारानी को ये लेटर लिखते हैं और वहाँ से कुछ लोन पास करने के लिए बोलते हैं। तो ब्रिटिश की महारानी उनको पता चलता है कि नहीं ये तो भारत में जाकर के अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों को लगता है कि नहीं ये मजबूत अगर आज हो जाएंगे, मजबूत हो जाने के बाद फिर हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रिटेन पर भी ये कब्जा कर ले, ब्रिटेन के विरुद्ध भी लड़ाई छेड़ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ से रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वहाँ से अगर एक तरह से कहा जाए कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कानून बनाए, कुछ नियम बनाए, कानून में कुछ नियम बनाए। और उस नियम को एक एक मतलब क्रम से हम देखते चलेंगे वो क्या नियम है। 1773 हो गया, 1784 हो गया, 1791 हो गया, 1793 हो गया, 1813, ऐसे जो जितने भी अधिनियम बने, जितने भी चार्टर एक्ट बने, इसको हम एक एक चीज़ों को विस्तृत रूप में देखते चलेंगे। और मतलब इसकी शुरुआत हम एकदम बेसिक से करें, एकदम जीरो से, ताकि सबको समझ में आए। कोई एकदम न्यू, एकदम बिगनर भी है उसको भी ये चीज़ें समझ में आए कि नई चीज़ें होती क्या हैं, ये चीज़ें आखिर हैं क्या। संविधान जो हमारा एक दिन में बन के आया नहीं, और बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं 1773 की अगर हम बात करते हैं या 1784 उस समय तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ, तो फिर संविधान की बात कैसे। संविधान की बात ऐसे कि मतलब उस समय पहले क्या चलता था कि राजा महाराजाओं का शासन चलता था। पहले जो कुछ भी होता था राजा महाराजा, जो राजा कहेगा वही होगा, जो प्रजा के लिए राजा ने कह दिया वही होगा। लेकिन अब 1773 के बाद क्या होता था कि कानूनी रूप
धारण कर लिया था हर चीज़। कानून मतलब वो कानून समाहित हो गया अपने समाज में कि कानून से भी राजा से और राजा प्रजा से भी उठ करके भी कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आई कानून, ताकि उसको भी हम सुचारू रूप से चला सकते हैं कानून के तहत भी। तो 1773 से धीरे धीरे कानून आने लगा। अगर ब्रिटिश की हम बात करें तो वहीं से राजा महाराजा का शासन खत्म हुआ और कानून चलने लगा। तो आइए देखते हैं, अगर ब्रिटिश अगर रेलवे जो है रेलवे लेके आए, अन्य तरह के कानून भी लेके आए, जैसे सिविल सेवा भी रेल और ब्रिटिश का ही देन है। बहुत ऐसी चीज़ें जो ब्रिटिश का है आज भी हमारे देश में स्थापित है, उसको अपने तरीके से चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या हमको पढ़ना है, क्या एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे एक एक चीज़ों को। हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग 1773 इसमें क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब रेगुलेट का मतलब होता है क्या है, कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को। जैसे आप फैन देखे होंगे तो फैन में जो रेगुलेटर लगता है, कहाँ अगर कहिए तो वही रेगुलेट है, ये वही रेगुलेटर। जैसे रेगुलेट वो वहाँ ब्रिटिश जो है ब्रिटिश की महारानी वहाँ थी, लेकिन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको वो वहाँ से बैठे बैठे रेगुलेट करती थी। वहाँ से जो भी नियम नियमावली थे उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करना पड़ता था। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या है। ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था जिसके माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को नियमित और नियंत्रित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की पहचान की गई तथा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे मुख्य प्रावधान, इसके मेन प्रोविजन क्या थे, मुख्य प्रावधान इसमें क्या थे, क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट किया गया, क्या क्या नई चीज़ इसमें जोड़ी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या क्या कानून लाया गया। अब बात करेंगे मुख्य प्रावधान की। एक एक चीज़ को देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, धीरे धीरे चीज़ों को हम कवर करेंगे। इस कानून के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया, जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना, उस समय बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ही गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल बने वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये पहले गवर्नर बने। देखिए हमारा सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज़ पढ़िए थोड़ा सा डीपली पढ़िए, थोड़ा सा कठिन लगेगा, शुरुआत में कठिन जाएगा ही, चीज़ों को समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं, एकदम चीज़ों को ये नहीं कि वन लाइनर नहीं पढ़ना, वन लाइनर पढ़ेंगे वो चीज़ें बहुत समय तक नहीं रहेंगी, वो चीज़ें भूल जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए हम कंसेप्ट पे भरोसा करते हैं। अब ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ लेकर के आए हैं, पीपीटी में तैयार किए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुख्य प्रावधान में आगे क्या था। प्रावधान क्या था, बंगाल के गवर्नर को अब समस्त क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था उसको समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर, अंग्रेजी क्षेत्र मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेज वहाँ पे थे। ठीक है, गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्स विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा सैन्य अधिकार प्रदान किए गए। कुछ बम्बई तथा उस समय का बम्बई, इस समय का मुंबई। ठीक है, उस समय का क्या था, मुंबई, इस समय का मुंबई और उस समय का बम्बई। ये मद्रास, इस समय क्या, उस समय का मद्रास और इस समय का ये चेन्नई है। ठीक है, मद्रास के प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा सैन्य अधिकार प्रदान किए गए। कुछ मामलों में उससे बम्बई तथा मद्रास के प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। ठीक है, अब देखते हैं अब इसमें 1773 में और क्या चीज दिया हुआ है। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत 1773 का जो एक्ट था इसके तहत क्या क्या और प्रावधान थे।
इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1773 में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसी समय से सुप्रीम कोर्ट का चलन स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में ही की गई। न्यायालय के पास दीवानी तथा दांडिक दोनों प्रकार की अधिकारिता थी। दीवानी अधिकारिता क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत प्रकार की थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में क्षेत्र तथा उसके बाहर व्यक्तिगत अधिकारिता प्रभावी थी, जबकि दांडिक अधिकारिता बंगाल, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में रहने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों पर लागू होती थी, लेकिन अन्य स्थानीय तथा मूल नागरिक पर इसका प्रभाव नहीं था। ठीक है, इसमें क्या था कि जितने भी न्यायालय के पास जो था, न्यायालय के पास क्या था, दीवानी तथा दांडिक दोनों प्रकार के अधिकारी थे, दोनों प्रकार के अधिकार था। दीवानी टाइप का मामला हो या दांडिक प्रकार का मामला हो, दोनों प्रकार का अधिकार उसके पास था, उस न्यायालय के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ था उसके पास। ठीक है, हम बात करेंगे अब नेक्स्ट कि अब इस प्रावधान में 1773 में और क्या चीज था। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या कर दिया गया, निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना। रिश्वत मतलब आप भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते, भारतीय लोगों से किसी प्रकार का आप उपहार नहीं ले सकते, इसके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। किसको प्रतिबंधित किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको प्रतिबंधित किया था। प्रतिबंधित किसके तहत किया गया, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत प्रतिबंधित किया था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कैसे बना, जो ब्रिटिश की महारानी थी उनके कहने पे ये यहाँ पे बना था और लागू हुआ था। वो अभी मतलब कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में था, लेकिन इनडायरेक्टली था, डायरेक्टली नहीं था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इनडायरेक्टली कंट्रोल तो उन्हीं का था। अब इसमें बात करते हैं, इसने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया और इसके तहत कंपनी के निदेशक समूह यानी गवर्निंग बॉडी को भारत के इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब कंपनी पे एक और कानून बन गया, एक और इन लोगों को शिकंजा कस गया इसके ऊपर, एक तरह से कहिए तो। इस कंपनी पर क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया और इसके तहत कंपनी के निदेशक समूह यानी गवर्निंग बॉडी को भारत के इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो। मतलब राजस्व मामले में या सैन्य मामले की जो भी बातें थी उसको ब्रिटिश सरकार को देना कंपलसरी हो गया, उसको आपको जानकारी देना होगा। किसको, वो भी ब्रिटिश सरकार को। अब हम बात करेंगे आगे सेटलमेंट कानून 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें देखेंगे कि नहीं ब्रिटिश ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या प्रावधान बनाए थे, क्या क्या चीज़ें जोड़ी थी, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की। देखते हैं इसमें गवर्नर जनरल तो पहले भी था 1773 में भी। अब इसमें क्या देखते हैं, गवर्नर जनरल तथा परिषद को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल तथा परिषद को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया। ठीक, उन सभी व्यक्तियों को जो गवर्नर जनरल तथा परिषद के आदेश पर कार्यरत थे न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया। ठीक है, उन सभी व्यक्तियों को भी रखा गया बाहर जो न्यायालय की अधिकारिता से, किसको बाहर रखा गया, गवर्नर जनरल तथा परिषद के आदेश पर कार्यरत थे। ठीक है, इसको भी क्या किया गया, बाहर रखा गया। और राजस्व से संबंधित सभी मामलों को न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया। जो राजस्व से संबंधित जितने मामले थे उसको न्यायालय का जो अधिकार था, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रख दिया गया। वो न्यायालय उसके बारे में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कानून में ये चीज़ें रखी गई। ये इसके मुख्य प्रावधान थे, मेन प्रोविजन थे कि इसमें क्या कैसे होगा। अब इसमें आगे हम बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ही आगे हम बात करते हैं किस प्रकार से चीज़ें और जोड़ी गई, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको इसके लिए कानून बनाया गया। ये कानून कौन बनाता था, वही ब्रिटिश ही बना, वो ब्रिटिश सरकार ही बना रही थी अपनी ही कंपनी के विरोध। उसको बस ये डर था, इस प्रकार का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आने वाले समय में ब्रिटेन पर ही हमला बोल दे या ब्रिटेन
के विरोधी लड़ाई शुरू कर दे, युद्ध शुरू कर दे। तो इसके लिए उसको मतलब महसूस होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, हाँ मेरे ऊपर भी कोई है। ठीक है। हिंदुओं तथा मुसलमानों, अब इसमें बात करें नेक्स्ट में, हिंदुओं तथा मुसलमानों के विवादों के लिए उनके व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर निपटारे का प्रावधान। ठीक है। हिंदू तथा मुसलमान का जो विवाद था उनका व्यक्तिगत कानून के आधार पर निपटारों का प्रावधान, ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 1772 में स्थापित सदर दीवानी अदालत को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। 1772 में जो दीवानी अदालत थी उसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। रिकॉर्ड कोर्ट स्टेटस इन सदर सिविल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1772। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं गवर्नर जनरल तथा परिषद की विधायी शक्तियां का विस्तार कर दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल तथा परिषद की विधायी शक्तियों का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। अब वे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांतों के लिए भी नियम विनियम बना सकते थे। उस क्या करते सकते थे, नियम बना सकते थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स नाम क्यों रखा गया? पिट्स उस समय क्या था, जो जब ये कानून बना उस समय जो पिट्स थे ये प्रधानमंत्री थे वहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पिट्स थे। तो इसलिए इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया था 1784 में, आया था 1784 में। और इसमें देखते हैं क्या क्या इसके प्रावधान थे, क्या क्या इसका विजन था। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आया इसका क्या क्या विजन था। ठीक है। इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे कंपनी का जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य जो था वो अलग अलग कर दिया गया। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। जो भी उसके राजनीतिक कार्य होंगे वो अलग होंगे, व्यापारिक कार्य जो होंगे वो अलग होंगे, और दोनों अलग अलग इसके तहत कर दिया गया। इसमें इसके द्वारा निदेशकों के समूह को कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति दे दी गई। ठीक है। प्रबंधन की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण वोट नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। ठीक है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति ठीक ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक सैन्य व राजस्व गतिविधियों की निगरानी करें, ये करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट में दिया गया। अब हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। इसमें क्या था 1786 में? 1786 का जो अधिनियम था, जो एक्ट था, इसमें क्या था, इसके मेन प्रोविजन क्या थे? अब इसमें बात करेंगे पिट मतलब वही प्रधानमंत्री जो थे। पिट ने 1786 में एक अधिनियम संसद के सम्मुख इस भावना से रखा ताकि कर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए, जो गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा निर्णय लागू करने का अधिकार भी दिया गया। किसमें दिया गया? 1786 में। 1786 का जो एक्ट था, इसमें जो कर्नवालिस था भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए, उसको मनाने के लिए एक्ट ऑफ 1786 का अधिनियम लाया गया। अब हम बात करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। अब 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट के बाद हम क्या करते हैं, 20-20 साल का धीरे धीरे उन लोग को मतलब यहाँ वो व्यापार करने के लिए समय दिया गया। ये चार्टर एक्ट है 1793। 1793 में देखिए क्या दिया होगा। 1793 की अगर हम बात करें तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में आई थी भारत में, अब उसका क्या है कि टेन्योर, जो भी उसका कार्यकाल था, उसको 20-20 साल करके बढ़ाया जाने लगा। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की जो शक्ति लॉर्ड कर्नवालिस को दी गई थी, वह आने वाले गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को भी दी गई। गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास, बम्बई मतलब
इस समय का मुंबई, और मद्रास इस समय का चेन्नई, जो इस समय चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अब बम्बई जो है इस समय मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो मुंबई तथा मद्रास की विदेशियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के सैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था, ताकि वह उसके स्थान पर कार्य कर सके। जब वह मद्रास अथवा बम्बई जाता था तो उसे स्थानीय प्रशासन में स्थानीय गवर्नर को प्रत्यादिष्ट करने का अधिकार दिया गया। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल का परिषद ही स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार नहीं था। गृह सरकार के नियंत्रण बोर्ड में एक आयुक्त को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। इसके 2 घनिष्ठ सदस्य अब सम्राट की प्रिवी काउंसिल के सदस्य होने आवश्यक नहीं थे। इन सभी सदस्यों को भारतीय कोष से वेतन मिलता था। यह व्यवस्था 1919 तक चली। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं इसमें क्या दिया, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं, समझिएगा चीज़ों को। जैसे जो जनरल जो था बंगाल से अगर बाहर जाते, गवर्नर जनरल की बात करें, अगर बंगाल से बाहर कहीं भी वो जाता था तो वो क्या करता था कि अपने जो परिषद जो था, परिषद से एक किसी ऐसे उप प्रधान की नियुक्ति करता था कि ताकि उसका जो कार्य है वो कर सके। जैसे अपने इस समय वर्तमान में भी अगर बात करें तो राष्ट्रपति अगर नहीं रहता है, राष्ट्रपति अगर कहीं चला तो उसकी जगह कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि जब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, अगर वो कहीं जाता था बाहर किसी काम से, लगता था कि नहीं आ पाएगा, उसका जो काम है उसके लिए वो अपनी एक सदस्य की नियुक्ति करके जाता था, ताकि उसके नहीं रहने के बाद भी वो काम उसका हो सके, काम में कोई बाधा न आए। अब हम बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। अब 1773 में 20 साल के बाद 20 साल के लिए व्यापारिक जो क्रियाएं थी, व्यापारिक अधिकार जो थे उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1793 के बाद सीधे फिर आ जाता है 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या दिया, 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रधान थे। अब 1813 में जब कंपनी की चार्टर की अवधि समाप्त होने को थी, अब 20 साल के लिए तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अब तो समाप्त होने ही वाला था 1813 में। तो इसमें दिया हुआ है जब कंपनी की चार्टर की अवधि समाप्त होने को थी तो इस विषय में बहुत वाद विवाद हुआ। ठीक है, वाद विवाद हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाया जाए अथवा नहीं। कंपनी को भारतीय साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि कंपनी के लिए यह संभव नहीं था कि व्यापारिक तथा राजनीतिक अधिकारी दोनों के रूप में कार्य कर सकें। दूसरे समकालीन सिद्धांत तथा नेपोलियन द्वारा चलाई गई महाद्वीपीय पद्धति द्वारा अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण ब्रिटिश सरकार की इच्छा थी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। अगर इसकी बात करें तो 1813 में 20 साल के लिए, तो पहले बताएंगे 1793 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं 20 साल के लिए कंपनी की अवधि और बढ़ाई जा रही है, अब यहाँ समाप्त होने की थी। तो उस समय वाद विवाद हो रहा था, ये वाद विवाद हो रहा था कि अब क्या किया जाए, व्यापारिक अधिकार जो है वो क्या उसको बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि कंपनी जो है भारत में इतने दिन से थी, लगभग 1600 में आई थी। 1600 में आने के बाद 1813 इधर हो गया, तो 200 सालों से वो थी, और वो इतने समय में अपने आप को इतनी मजबूत कर चुकी थी, भारतीय साम्राज्य में उसका अस्तित्व बहुत बड़ा हो चुका था। इसलिए उसमें वाद विवाद का ये मामला था कि क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाएगा तो और ही अपना साम्राज्य स्थापित करेगी और अपने आप को मजबूत करेगी। अगर मजबूत हो जाएगी तो आने वाले समय विद्रोह भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता था। ये सब चीज़ सोच करके फिर इस पर निर्णय लिया गया। हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में, और आगे इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आखिर यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यद्यपि उसके चीन के व्यापार का तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा, लेकिन जो उसका चीन का व्यापार था और तथा चाय का व्यापार था उस पर एकाधिकार चलता रहा, किसका, कंपनी का। बाकी जो है उसको समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापार का एकाधिकार जो है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के भागीदारों को। ठीक है, जो भी कंपनी के भागीदार थे, कंपनी के
भागीदारों को बहुत हानि नहीं थी, क्योंकि अब इन्हें भारतीय राजस्व से 10.5% 10.5% लाभांश मिलने लगा था। ठीक है, कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रवेश मिल गया। ठीक है, राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इस प्रदेश पर क्राउन प्रभुत्व का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह याद रहे, इसमें दिया गया कि यह ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई थी। अब जो है धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो तो पहले से थी, लेकिन ब्रिटिश जो है अब धीरे धीरे अपने आप को ओपन करने लगी थी कि नहीं, अब हमारा अधिकार धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है, मेरा प्रभुत्व तो अब यहाँ पे स्थापित हो रहा। अब वो डायरेक्ट मतलब ओपन होने लगी थी चीजें। इसमें व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते भिन्न भिन्न रखने होते थे। ठीक है, वो व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व के जो भी खाते होते थे उसको अलग अलग रखने होते थे। 1813 के अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण तथा निर्देशन की शक्ति को न केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, अपितु उसका पर्याप्त रूप से विस्तार किया गया। ठीक है, इस चीज को क्या किया गया? इसमें विस्तार भी किया गया। अब बात करते हैं हम चार्टर एक्ट 1833। 20 साल के बाद फिर चार्टर एक्ट बना। अब इस चार्टर एक्ट मेन प्रोविजन क्या है, मुख्य प्रावधान इसके क्या है चार्टर एक्ट 1833 के, इसको हम देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि पीछे भी जो हम बात बताए हैं वो चीज़ें डिटेल में आपको समझ में आई होंगी। देखिए, कोई भी चीज़ है ना एक दिन में समझ में नहीं आती है। देखिए, जीरो के नीचे कुछ नहीं होता है, ये जीरो के बाद ही बहुत कुछ होता है, जीरो के बाद बहुत कुछ, जीरो से नीचे कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो भी शुरुआत करता है, वो आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से होती है। जीरो के नीचे माइनस में से तो होती नहीं है। तो इसलिए शुरुआत जीरो से है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक एक चीज़ को देखते चलिए, समझते चलिए, पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए चीज़ों को, तब जाके क्लियर होगा। एक बार में नहीं क्लियर होगा, 2 बार में होगा, तीसरी बार में होगा, चीज़ें समझ में आएंगी। जब बार बार चीज़ों को आप देखेंगे चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि चीज़ें हैं क्या। कहानी की तरह इसको समझिए ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं इसको आप बहुत बर्डन लेकर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ बहुत जल्दी नहीं समझ में आ जाएगा। चीज़ को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए और देख करके समझने की कोशिश करिए इसको। हम फिर आगे बात करते हैं। चार्टर एक्ट जो है 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या दिया हुआ है? गवर्नर जनरल तथा परिषद का उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखने का प्रावधान। गवर्नर जनरल तथा परिषद, अब इसको क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट से बाहर, हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर रखने की बात इसमें कही गई है। इसमें ये प्रावधान रखे गए हैं चार्टर एक्ट 1833 में। जो भी गवर्नर जनरल थे, जो उनके परिषद थे, उनको हाई कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये पॉइंट जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था वो 1833 तक बंगाल का गवर्नर होता, लेकिन 1833 के बाद वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, क्या? चार्टर एक्ट 1833 के बाद जो बंगाल का गवर्नर होता था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस कानून ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश के कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए।
इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब जो बंगाल का गवर्नर होता था वो भारत का पूरा गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये था भारत का पहला गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल पहले बस बंगाल के होते थे वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1833 जो था 1833, इसके तहत वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगा। ठीक है। इस कानून ने मद्रास, वर्तमान चेन्नई, इसको हम बता चुके हैं कई बार, जो मद्रास है ये वर्तमान में क्या है? चेन्नई है। और बम्बई जो उस समय का बम्बई था, इस समय का ये क्या है? मुंबई है। ठीक। बम्बई के गवर्नरों, बम्बई जो है मुंबा देवी है उनके नाम पे ये मुंबई नाम रख दिया गया मुंबई का। बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के संदर्भ में विधायी शक्ति दे दी गई। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियमित कर दिया गया। ठीक है। नियमित कानून कहा गया, नियमितीकरण कानून कहा गया, मतलब रेगुलराइजेशन कर दिया गया। ठीक है। नए प्रावधान के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब यहाँ से क्या हो गया? जो भी नए कानून बनते थे उसको क्या बोला जाता था? एक्ट। ठीक है। इसको एक्ट बोला जाने लगा। कानूनी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो यही 1833 की अगर हम बात कर लें, 1833 कानूनी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत क्या हुआ? कानूनी तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक निकाय था, ठीक है, उसको, उसकी जो गतिविधियां होती थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके तहत कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों को यह विश्वास के तहत एक कब्जे में रह गए। मतलब अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अब वो लोग डायरेक्टली रूप से आने लगे। अब वहाँ पर वो अपनी शासन करने लगे। चार्टर एक्ट 1833 1833 चार्टर एक्ट ने नौकरशाहों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी ने भारतीयों को कोई पद हासिल करने से रोका न जाए। जो भी भारतीय हैं उसको किसी भी पद के लिए रोका न जाए। हालांकि निदेशकों के समूह के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। देखिए, कोई भी चीज़ होता है तो उसका विरोध भी होता है। उस समय ये चीज़ें आए, खुली प्रतियोगिता भी कराया जाए और खुली प्रतियोगिता में जो भी है सबको मौका दिया जाए, वो भारतीय हो चाहे कोई भी हो, उसको किसी भी पद हासिल करने से रोका नहीं जाए। लेकिन उस समय इसका विरोध भी हुआ। विरोध होने के कारण इस प्रावधान को समाप्त भी कर दिया गया। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिए गए। ठीक है। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया। इसके तहत सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति नियुक्त की गई। यहीं से सिविल सेवा की शुरुआत भी एक तरह से कर लीजिए कि हो गई। सिविल सेवा जो आज यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सिविल एग्जाम जो भी अपने देश में होता है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है,
इसके तहत सिविल का एग्ज़ाम होता है, आईएएस आईपीएस का जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश की ही देन है, जो भी सिविल सेवा है भारत में ये ब्रिटिश की ही देन है। कुछ चीज़ें ब्रिटिश अच्छा भी करके गए, कुछ खराब भी करके गए, उन्हीं की देन है जो आज हमारे देश में रेलवे है और सिविल सेवा है। तो रेलवे का भी लाभ ले रहे हैं, रेलवे भी अच्छी चीज़ उसको भी दे के गए, सिविल सेवा भी एक अच्छी चीज़। वही बोले रेलवे के बाद अगर कुछ अच्छी चीज़ दे के गए ब्रिटिश वाले तो वो है सिविल सेवा, जिसके लिए लगातार बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, हम आप संघर्ष कर रहे हैं। हर बच्चे का अगर देखिए तो एक जो छात्र होता है, हर एक बच्चे का सपना होता है आईएएस बनना, लेकिन हर कोई तो आईएएस बन नहीं जाता। जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, जो लगन होती है जिसके अंदर जुनून होता है, वही बनता है। तो आगे देखते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। इसमें देखते हैं, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें कोई निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी समय समाप्त किया जा सकता था। ठीक है, इसमें क्या था कि जो संसद द्वारा कंपनी जो कंपनी यहाँ शासन कर रही थी उसको धीरे धीरे समय बढ़ाया जाने लगा। 1793 में बढ़ाया गया 1813 तक, 1813 में बढ़ाया गया 1833 तक। अब समय इन लोगों का नज़दीक आ गया, 1853 भी आ गया। अब समय धीरे धीरे नज़दीक आ। अब ये कहने का मतलब है ब्रिटिश जो अब डायरेक्ट यहाँ पे शासन करना चाहती थी, वो इनडायरेक्टली नहीं चाहती थी कि नहीं यहाँ पे इनडायरेक्टली कुछ हो। तो वो ये कही कि नहीं, अब कभी भी ये कंपनी का जो शासन है इसको समाप्त किया जा सकता है। प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि का समावेश किया गया। पहली बार वो समय था जब किसी भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि का जगह दिया गया। ये पहला समय था 1853 में कि कोई भारतीय जो था वो केंद्रीय विधान परिषद में जाकर के सम्मिलित हुआ, उसको मौका दिया गया। नहीं तो इसके पहले कभी भारतीयों को सदस्य नहीं बनाया जाता था, न भारतीयों को मौका मिलता था। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है, ये बंगाल हो गया, मद्रास, मुंबई तथा आगरा, ये 4 जगह से क्या करना था, प्रांतीय सरकारों द्वारा सदस्य चुनना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत क्या क्या प्रावधान थे, आखिर इस प्रावधान में क्या दिया गया। बाकी प्रावधान को हम एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, इस प्रावधान की बात करते हैं। ये देखिए, यही है संवैधानिक ऐतिहासिक आधार। संविधान का जो पीछे का इतिहास रहा है वो क्या रहा है, कैसे रहा है, किस चीज़ को कैसे क्रम बाय क्रम चीज़ एक एक चीज़ें जुड़ती गई हैं जो आज हमारे संविधान में निहित हैं। जो अगर हम बात करें संविधान के अपने देश की, तो हमारे देश का बहुत मतलब कहा जाए तो बहुत सुंदर संविधान है, बहुत अच्छा और लिखित संविधान है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। ये इसी का परिणाम है, मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे बहुत दूरदृष्टा थे, इन्हीं लोग की देन है, इन्हीं लोग का वो अगर कहिए तो सोच है कि आज तक ये संविधान बना हुआ है। हाँ, चीज़ें समय समय से इसमें बदली गई हैं, संशोधन किया गया है, लेकिन कभी ऐसा मौका इसमें नहीं आया कि नहीं संविधान को ये पूर्ण रूप से गलत है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, दूसरा संविधान लाया जाए। ऐसा कभी ना आया है, ना कोई सोचा है। तो ये अपने संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर संविधान की विशेषता की बात करें तो संविधान की अपने संविधान की विशेषताएं बहुत हैं। इसके बारे में हम किसी क्लास में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान थे इसको हम देखेंगे। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया।
गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, इसमें एक नया बदलाव हुआ, एक नया परिवर्तन हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत नया परिवर्तन क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का जो पद दिया गया था, जो गवर्नर जनरल जिसको हम पहले बोलते थे, वो अब क्या गया, पूरे भारत का वायसराय हो गया। भारत का वायसराय अब सीधे क्या है, ब्रिटिश। हम बताया आपको कि नहीं, ब्रिटिश अब इनडायरेक्टली शासन कर रही थी, लेकिन अब 1858 से ब्रिटिश जो है अब डायरेक्टली शासन करने के लिए बोल दिया कि नहीं, अब हम सीधे हम शासन करेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। अब यहाँ से क्या हो गया, भारत का जो वायसराय अब सीधे इसका नाम, मतलब वो गवर्नर जनरल का नाम सीधे नाम बदल के रख दिया गया भारत का वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो प्रथम वायसराय था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, सब लाइनें इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सब लाइनों को हर जगह से काट छाट करके इसमें जोड़ा गया है। ऐसा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं ताकि बहुत ज़्यादा न पढ़ना पड़े। तो इसमें मेन क्या है, भारत का वायसराय यहाँ से नाम दे दिया गया 1858 से। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने। हम बात करें इसमें आगे की, तो इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निदेशकों का कोर्ट समाप्त कर भारत में दोहरी सरकार प्रणाली समाप्त कर दी। ठीक है, द कंट्रोल बोर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्ट एबोलिश्ड द कोर्ट एंड एबोलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। राज्य सचिव नाम से एक नए पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 1858 के तहत क्या किया गया, राज्य सचिव का एक नया पद सृजन किया गया, एक नया पद निर्धारित किया गया, जो क्या करता था, भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति उसके अंदर था। हम वही बताएं आपको कि जो ब्रिटिश थे अब वो डायरेक्ट यहाँ पे शासन करना चाहती थी, डायरेक्ट अब शासन करने के लिए डायरेक्ट अब भारत को अपने अधीन कर ली। इसके पहले क्या करती थी, वो इनडायरेक्टली अधीन की थी, इनडायरेक्टली शासन करती थी, लेकिन अब यहाँ से 1858 के बाद से डायरेक्ट अपना शासन करने लगी। इसके तहत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। इसका अध्यक्ष राज्य सचिव को बनाया गया। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य होंगे उस परिषद में। 15 सदस्य किसके लिए, सचिव का काम क्या होता था, वो भारत पे पूरा नियंत्रण रखता था, और सचिव के 15 सदस्य भी इसके साथ होंगे। किस चीज के लिए, सलाहकार के लिए, सलाह के लिए। इस कानून के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का गठन किया गया, जो एक कारपोरेट बॉडी थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार की देखरेख और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, अगर हम बात करें 1858 की, तो 1858 में जो कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक सेवा में सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। अब मतलब डायरेक्टली अब जो ब्रिटिश जो थे, मतलब ब्रिटिश की महारानी थी या ब्रिटिश सरकार की बात करें, तो वो डायरेक्टली अब भारत पे शासन करना चाहते। यहाँ से अब वो लोग ओपन हो गए कि नहीं, अब हम खुद शासन करेंगे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही मतलब खत्म कर दिया उसका, और उसके बाद ये खुद यहाँ से शासन करने लगे, यहाँ की देख रेख करने लगे। तो जो भी पीछे की चीज़ बताए हैं उसको रिवीजन करिएगा, देखिएगा उसमें क्या चीज़ दी हुई है।
एक बार अगर फिर से देखें तो 1858 ये था। हाँ, बात करते हैं 1773। 1773 के जो मुख्य प्रावधान थे इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या दिया हुआ था। मुख्य प्रावधान 1773 की अगर हम बात करें, उसके बाद फिर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे इसको ध्यान दीजिएगा, हमने पहले डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद आता है 1786 का अधिनियम, ठीक है। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर। वही 1793 के बाद से फिर 20-20 साल के लिए कंपनी का जो अधिकार था, कंपनी की जो व्यापारिक अधिकार था उसको बढ़ाया जाने लगा। 1813 के बाद फिर आता है 1833 चार्टर एक्ट। इसके बाद आता है 1853 के बाद फिर आता है सीधे 1858। 1858 में क्या होता है कि जो भारत का ये गवर्नर जनरल था, मतलब उसको अब क्या कर दिया, इसका नाम बदल के रख दिया गया भारत का वायसराय, ठीक है। हम आज 1858 तक की बात किए हैं इसमें ऐतिहासिक आधार में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, कल या परसों जो भी वीडियो हमारी आएगी, इसमें हम 1858 के बाद की बात करेंगे और इसको हम कहाँ तक लेके आएंगे, 1935 अधिनियम तक या 1947 तक। देखते हैं 1947 तक भी लेके आ सकते हैं, 1947 तक लेकर आएंगे और एक एक चीज़ को हम कवर करते चलेंगे, देखते चलेंगे धीरे धीरे, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को हम देखेंगे। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। और हाँ, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराते चलिए, लोगों तक पहुंचाते चलिए ताकि लोगों को पता चले। और क्विज जो आयोजित हुआ था इसका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो गया और आगे भी क्विज आते रहेंगे। सभी लोग को इसका इन्फॉर्मेशन फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है, बाय।